हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम ट्रैकर पर। आज मैं पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 9 से चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान निर्माण के बारे में पढ़ने से पहले हम पिछली कक्षा में चैप्टर 1 पढ़े हैं, जिसमें हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें हैं, कौन सी सरकारें गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा किया था। वहाँ हमने ये भी देखा था कि किस तरह की सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें हैं और किस तरह की सरकारें गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं। ठीक है, तो अब हम इस अध्याय में देखेंगे कि लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल हैं। ठीक है, जैसे संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है। ठीक, तो इस तरह के जो सारे सवाल उठ रहे हैं वो हम संविधान के निर्माण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम संविधान से शुरू करते हैं कि संविधान कुछ बुनियादी नियम है। ठीक है, तो संविधान में कुछ बुनियादी नियम हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संविधान किसे कहते हैं, तो कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ठीक है, और ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान है, इसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है पहले कि नेल्सन मंडेला की चर्चा की गई है। ठीक, तो ये नेल्सन मंडेला जो व्यक्ति हैं, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो इनका एक कथन है जिसमें इन्होंने लिखा है, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। ठीक है, तो यहाँ प्रभुत्व का क्या मतलब है, प्रभुत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बताए? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रभुत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो प्रभुत्व का क्या अर्थ है? प्रभुत्व का अर्थ होता है कि नियंत्रण करने का अधिकार होने की स्थिति। ठीक है, किसी चीज पे अपना नियंत्रण करने का अधिकार होना। ठीक है, फिर इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है। ठीक है, जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि लोग ऐसा लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज चाहिए जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, फिर इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो नेल्सन मंडेला का यह कथन था। नेल्सन मंडेला एक दक्षिणी अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे। ठीक है, तो रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता से यह तात्पर्य है कि जो गोरों की सरकार थी, जो गोरों की सरकार की शासन प्रणाली थी, वह असवेती लोगों के ऊपर रंग भेद के आधार पर भेदभाव करती थी। ठीक है, तो गोरों की जो यह शासन प्रणाली थी, इसी शासन प्रणाली का विरोध नेल्सन मंडेला ने किया था, जिस कारण से इन्हें आजीवन कारावास का सजा दिया गया था। ठीक है, तो इन्हें सजा कब दी गई थी? 1964 में, 12 जून 1964 को, 12 जून 1964 में इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, तो वही चीज है कि इसमें आगे दे रखा है कि यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा किया था। तो आप यहाँ पॉइंट 1 करके नोट कर लीजिए, पॉइंट 1 यहाँ तक। फिर पॉइंट 1 का ही सब पॉइंट लिखिए कि उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। ठीक है, पहले का सब पॉइंट करके यहाँ लिख लीजिए। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ एक साइन बोर्ड है। ठीक है, जिसपे लिखा है डेंजर, डेंजर। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इस साइन बोर्ड पर लिखा है, खतरा देसी अश्वेत और हिंदुस्तानी तथा रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे, तुमको चेतावनी दे दी गई है। ठीक है, तो ये साइन बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, फिर इसमें आगे की जब आजीवन कारावास की सजा दी गई, फिर अगले 28 वर्षों तक, ठीक है, अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल में कैद करके रखा गया था। तो दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे भयावह जेल थी वो कौन थी? रोबेन द्वीप में। ठीक है, तो रोबेन
द्वीप में कैद करके रखा गया था। तो आप इसको पॉइंट 2 करके लिख लीजिए यहाँ से, पॉइंट 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब गोरों की सरकारों से असवेती लोग जब काफी ज्यादा इस रंग भेद के कारण, जो रंग भेद के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनके ऊपर जो प्रभुत्व प्रभुत्व था, उस चीज का इन्होंने, उस चीज के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, फिर वही चीज इसमें बताई गई है कि रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने लादी थी। फिर 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई जो यूरोप की कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी हथियारों और जोर जबरदस्ती उसी हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे भारत को। ठीक है, पर भारत से उलटकर काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में जाकर बस गए थे। ठीक है, और उन्होंने स्थानीय शासन को अपनाया था। उन्होंने किस चीज को, स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, स्थानीय शासन को अपनाया था। स्थानीय शासन का क्या मतलब होता है? स्थानीय शासन से क्या मतलब है? स्थानीय शासन का अर्थ होता है नागरिकों को अपने ऊपर स्वयं का शासन। ठीक है, अर्थात लोगों की अपनी शासन व्यवस्था। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग जो होता था वो काला होता था। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, साउथ अफ्रीका के जो स्थानीय लोग थे, उनके चमड़ी का रंग काला होता था। ठीक है, और जो उनका आबादी में उनका हिस्सा जो था वो 3/4 है। ठीक है, उनका 3/4 था, और उन्हें असवेत कहा जाता था। तो श्वेत और असवेत के अलावा वहां मिश्रित नस्लों के लोग भी रहते थे। ठीक है, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। और वहां कुछ मतलब भारत से भी गए लोग भी रहते थे। ठीक है, तो वही चीज में बताया कि गोरे शासक जो थे, मतलब यहाँ सीधा उनके मतलब एकदम से पूरा भेदभाव था। ठीक है, जो गोरे लोग थे वो असवैध लोगों से पूरा भेदभाव रखते थे। ठीक है, इनकी पूरे जो इनके लिए नियम भी अलग अलग बनाए थे। ठीक है, इनका एकदम पूरा इंतजाम ही अलग 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 कर रखा था पूरा। ठीक है, तो वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं इनकी व्यवस्थाओं के लिए, कि इनके लिए जो इनका जो, जैसे कि कुछ भी ले लो, बस ले लो, सिनेमा घर ले लो, या फिर सार्वजनिक चीजें, कुछ किसी भी तरह की कोई भी चीज ले लो, उन सभी गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम होता था। ठीक है, गोरे लोग के लिए अलग इंतजाम होता है, काले लोग के लिए अलग इंतजाम होता था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताया कि गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा से मानते थे। कहने का मतलब जो गोरे शासक थे वो गोरों को छोड़ के बाकी जितने भी वहां लोग थे उन सबको छोटा और नीचा समझते थे। ठीक है, और उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं होता था। वहां वोट वोट नहीं डाल सकते थे। ठीक है, और उन्हें गोरों की बस्तियों में बसने की इजाजत भी नहीं थी। जो असवेती और काले लोग थे वो, उन्हें गोरों की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं थी। वो परमिशन पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। ठीक है, अगर उन्हें वहां काम करना होता है तो परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। ठीक है, अब आगे इसमें बताया गया है कि जो गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक, इन सभी में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम था। ठीक है, आप इसे पृथक्करण भी कह सकते हैं। जिसे पृथक्करण का इंतजाम कह सकते हैं, या फिर अलग अलग करने का इंतजाम कह सकते हैं। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? पृथक्करण का मतलब क्या होता है? पृथक्करण का मतलब आप कमेंट में बताइए कि पृथक्करण का मतलब क्या होता है। तो पृथक्करण का अर्थ ये होता है कि अलग करने की क्रिया। ठीक है, तो आप पृथक्करण को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो पृथक्करण का मतलब है कि अलग करने की क्रिया। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि किसी चीज को काट कर अंग अलग करना, जैसे कि कालों और गोरों के लिए अलग अलग करना सारी चीजें। ठीक है, तो वही चीज इसमें बताया गया है। फिर 1990 सॉरी 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 फिर 1950 से ही असवैध रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोग, जो भारतीय मूल के लोग थे और जो असवैध चमड़ी वाले रंगीन लोग थे, ठीक है, उन्होंने एक रंगभेद प्रणाली के खिलाफ, ये जो रंगभेद प्रणाली थी इसके खिलाफ एक संघर्ष किया। ठीक है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए उसके खिलाफ। ठीक है, और हड़तालें भी आयोजित की थी। ठीक है, फिर इस शासन प्रणाली का विरोध करने जो वाले संगठन थे, उस संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस था। ठीक है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए थे। जो मतलब कि
अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से मतलब ये है कि जो जितने लोग इस शासन घोटाले में शामिल हुए थे, इसका विरोध करने के लिए संगठन बनाए थे, वे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए थे। ठीक है, तो इसमें वही चीज बताया गया है। फिर आगे इसमें बताया गया है कि फिर एकजुट हुए थे, फिर अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, तो वहां पे जो और भी अनेक देशों के जो लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, और फिर लेकिन ये एक यहाँ भी एक पॉइंट था कि हाँ, अनेक देशों के जो लोग ने इस व्यवस्था पर खिलाफ जो आवाज उठाया था, फिर गोरी सरकार ने हजारों अवैध और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या करके अपना शासन जारी रखा था। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। फिर आइए देखते हैं कि एक नए संविधान की ओर। ठीक है, एक नए संविधान की ओर मतलब कि साउथ अफ्रीका का जो एक नया संविधान बना। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ आगे जो दिया गया उसमें पढ़ते हैं कि रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया, तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से असवेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरो जो गोरी सरकार थी, उसने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया। ठीक, और भेदभाव वाले जो कानून थे उनको वापस ले लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पॉइंट वन करके लिख लीजिए, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए कि एक नए संविधान की ओर, फिर पॉइंट वन करके लिखिएगा यहाँ पे कि रंग भेद के खिलाफ। ठीक है, जैसा हम कह रहे हैं आप वैसे ही यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, कि रंग भेद के खिलाफ सरकार ने, फिर यहाँ से इतना यहाँ लिखना है, फिर यहाँ ने सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। ठीक है, और भेदभाव वाली कानूनों को वापस ले लिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका जो है आगे लिख लीजिए यहाँ पे कि 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। तो ये पहले का सब पॉइंट यहाँ तक लिख लो, पहले का सब पॉइंट यहाँ। फिर 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बना। ठीक है, तो आप ये भी पहले का सेकंड सब पॉइंट लिख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें कि जो असवेती नेताओं ने असवेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दे। यहाँ पे जो असवेती नेता थे, वे असवेती समाज से आग्रह कर रहे थे। आग्रह का मतलब क्या होता है? आग्रह का अर्थ क्या होता है? आग्रह का अर्थ क्या होता है? आग्रह का अर्थ होता है हठ, मतलब कि किसी भी चीज को हठ पूर्वक प्रार्थना करना। तो असवेती नेताओं ने हठ पूर्वक प्रार्थना किया था। ठीक है, असवेती समाज से कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किया है उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। ठीक है, उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। फिर एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। फिर नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। ठीक है, फिर ये इस जब ये यह दुनिया का जब एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो खुद को इंद्रधनुषी देश कहते थे। ठीक है, आज का जो दक्षिण अफ्रीका है वो खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है कि इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए हैं। ठीक है, और साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, और इस बात पर सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। फिर आगे 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब यह मॉडल कैसे तैयार हुआ, तो वही चीज इसमें आगे बताया गया है कि यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा
साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पर नोट करने लायक होगा हम वहां नोट करवा देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें एक कहानी है। ठीक है, इसको कहानी वे में ही समझते हैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। जहां पर नोट करने की जरूरत है हम वहां पे नोट करा देते हैं। और एक चीज है कि अगर आपको इस क्लास के अगर नोट्स लेने हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको क्लास 9 की जो एनसीईआरटी इसके जो पीडीएफ है वो पीडीएफ फॉर्म में 10 रुपए में, ओनली 10 रुपीज में आपको एनसीईआरटी के नोट्स दे दी जाएंगे। ठीक है, और बाकी तो क्लास में हम नोट्स बनवा ही रहे हैं। आप नोट्स यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन जो बच्चा नहीं बनाना चाहता है वो नोट्स ले भी सकता है। अब इसमें बताया गया है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। कहने का मतलब इसमें जो दमन करने वाले लोग थे और सहन करने वाले लोग दोनों ही साथ साथ समान हैसियत में रहने की योजना बना रहे थे। ठीक है, फिर इसमें आगे कि दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। ठीक है, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। अब आगे इसमें बताया गया है कि बहुसंख्यक आशावादी इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों की अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। ठीक है, फिर लंबे समय तक बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। फिर गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूर के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। असवेद लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। ठीक है, वे इस बात पर सहमत हुए थे कि बहुमत के जरिए असवेद लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसमें आगे यही बताया गया कि एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि वे भविष्य में तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा, क्या गारंटी है। तो इसमें पूरा कहानी दे रखा है। ठीक है, कहानी पूरा है इसमें कि आप बस इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसमें नोट करने लायक कुछ है नहीं, आप बस इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें नोट करने लायक कुछ नहीं, जो भी नोट करना होगा मैं उसमें खुद ही नोट करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें आगे है कि ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। ठीक है, मतलब कि ऐसे ही अगर समझौते से कोई चीज लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। ठीक है, भविष्य भविष्य में इसे जरूर तोड़ दिया जाएगा। इसलिए यह बात यहाँ तय की जा रही है कि उसे हम लिखत पढ़त में ले लें। ठीक है, फिर आगे इसमें बताया गया है कि भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में भी नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते। कहने का मतलब भविष्य में चुनाव कैसे होगा इसके लिए भी एक लिखित नियम बनाया जाए। ठीक है, फिर चुनी हुई जो सरकार है वह क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, इसके बारे में भी लिखित रूप में मौजूदा होना चाहिए। ठीक है, लिखित रूप में होना चाहिए। फिर इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, जो मतलब सीधी सी बात, इसमें चीजें जो है लिखित तौर पे होनी चाहिए। ठीक है, इसी लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार का भी वर्णन होना चाहिए। ठीक है, तो पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। ठीक है, कहने का मतलब कि जो चीज लिखित वे में किया जाए उसे जो जीत कर लोग आते हैं वो लोग इसे आसानी से ना बदले, मनमाने ढंग से उसे ना बदले। ठीक है, फिर इसमें आगे है कि दुनिया के सभी देशों को ऐसी बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है। ठीक है, अब आगे इसमें दे रखा है कि संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसमें हेडिंग डालिए कि
हमें संविधान की जरूरत क्यों है। इसमें आप यहाँ से नोट करिए पॉइंट 1, पॉइंट करके 1 यहाँ से नोट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए कि यहाँ तक, ठीक है। अब इसी पहले का ये दूसरा पॉइंट नोट करिए यहाँ पे कि संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ तक लिखिए। फिर आगे इसमें कि संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका सब पॉइंट लिख लीजिए, दूसरे का ये सब पॉइंट है, ठीक है। उसको यहाँ लिख लीजिए, ये रहने वाले लोगों यहाँ तक लिख लीजिए तय होते हैं, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। तो वही चीज़ जैसे जो हेडिंग डाला है आपने कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ कनेक्ट हो रही है कि संविधान अनेक काम करता है, ठीक, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत है। तो कौन कौन से काम इसमें देखते हैं, उनमें से हम प्रमुख काम को देखते हैं, ठीक है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा कि संविधान के कुछ प्रमुख कार्य, या लिखिए संविधान के कुछ प्रमुख काम, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा कि संविधान के कुछ प्रमुख काम, फिर वहाँ पे लिखिए पहला, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा भी लिखना है कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ठीक है। अब आगे दिया गया है कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके लिखिए, नोट करके पॉइंट 1, ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा। फिर आगे बताएगा कि ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद जो अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया, कहने के बाद जब ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई हुई है उस लड़ाई के बाद अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फिर फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो, ठीक है। आपने ये चीजें सारी समझ ली होंगी कि लोकतंत्र लिखित रूप से जरूरी होता है, ठीक है। तो और समझा कि हमें ये भी हमने जाना कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। तो उनके लिए भी हमने 4 पॉइंट नोट किए हैं, ठीक है। और हमने देखा कि जो साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका में जो पहले संविधान था, जो वहाँ की प्रक्रिया थी, जो गोरों की शासन व्यवस्था थी, वह कैसी थी। उसके बाद फिर एक संघर्ष हुआ, ठीक है, जो रंग भेद के आधार पर भेदभाव होता था, फिर उस पे एक उस व्यवस्था प्रणाली पर एक संघर्ष हुआ। उसके बाद एक नए संविधान की ओर साउथ अफ्रीका बढ़ा, ठीक है। फिर वहाँ फिर साउथ अफ्रीका में एक नए संविधान का, एक नए लोकतंत्र का, एक नए गणराज्य का झंडा लहराया, ठीक है। फिर वह एक जो साउथ अफ्रीका था वह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। तो इन सब सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा किया इस टॉपिक में, ठीक है। अब आगे है कि भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। तो यह जो टॉपिक है ये हम अगली कक्षा में बात करेंगे, ठीक। इस टॉपिक के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी हम अगली कक्षा में आगे की टॉपिक अगली कक्षा में स्टार्ट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए एंड शेयर भी करिए। अगर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे, ठीक है। अभी एनसीईआरटी 9th क्लास चल रही है, इसके बाद 10th क्लास की चलेगी, फिर सब्जेक्ट चेंज होगा, धीरे धीरे करके हम सारी एनसीईआरटी को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।